Hi guys, welcome back to my YouTube channel and we are going to discuss today about the next tool which is useful in the biotechnology, and that is the cloning vectors. In the previous video we had talked about gel electrophoresis और उससे भी पहले जो वीडियो थी नंबर 2 उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था। तो हम टूल्स देख रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होंगे। राइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है क्लोनिंग वैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, सो हियर इज व्हाट रिटन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, सो यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो अभी तक हमें ये पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है ये इकोलाई है, हमारा दोस्त, क्योंकि इसी के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं। इसमें ये प्लाज्मिड है सपोज, और ये प्लाज्मिड में कैपेसिटी होती है कि ये खुद रेप्लिकेट करता रहता है, डजंट बॉदर अबाउट द दिस क्रोमोसोम। ओके, ये जो डीएनए है इसका, न्यूक्लियोइड है ये इसका, या जीनोफोर है, इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना खुद का रेप्लिकेशन करता रहता है और अपनी कॉपी बनाता रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम, ये तो हो गया प्लाज्मिड, और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं दे कैन इंसर्ट देयर डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए को एंटर करा देते हैं और जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसको कर देते हैं तहस-नहस, मतलब उसको तोड़ देते हैं कई सारे फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये कर रहे हैं। तो पहले ये ना एक साइकिल होती है, वो हम अभी नहीं पढ़ना, लाइसिस साइकिल है, कैसे होती है ये इतना डिटेल में नहीं जाना है। बस अभी ये देखना है कि कैसे जो बैक्टीरियोफेज है अपने जीनोम की बहुत सारी कॉपी बनाता है और मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये एड्सॉर्प्शन हुआ, इससे चिपक गया है, और चिपकने के बाद इसने अपना डीएनए इसमें एंटर करा दिया है। ठीक है, ये डीएनए है बैक्टीरिया का। ओके, और ये डीएनए है फेज का, यानी कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। इसमें ये नहीं दिखाया है, इसने इसके जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है उसको। और यू कैन सी द फेज डीएनए अपने डीएनए को वो मल्टीप्लाई कर करके कितनी सारी कॉपीज बना रहा है। डीएनए इसका मल्टीप्लाई करता रहेगा और ये बैक्टीरिया की बॉडी को ऐसा मशीनरी काम कर रहा है, मतलब ऐसा मशीनरी वो यूज करेगा और अपना जो हेड है और जो उसके पार्ट्स हैं वायरस के वो बनाएगा। देख सकते हो उसमें बैक्टीरियोफेज का हेड बन गया है ना, दिस इज द नेक। तो अपने पार्ट्स बना रहा है ये बैक्टीरिया के अंदर। ओके, और ये इस तरीके से फेज पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। फेज फेज मतलब बैक्टीरियोफेज से बात है यहाँ पे ना, पूरा का पूरा फेज तैयार हो गया है। और जैसे बहुत सारे फेजेस बन जाएंगे एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी और फेजेस हो जाएंगे रिलीज। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बैक्टीरियोफेज में क्या, इसमें क्या ताकत है कि ये अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। ओके, अब अगर सपोज इसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल दें, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है इसकी भी हमें बहुत सारी कॉपीज मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, है ना। जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो हमारा जीन है जो हमने इसमें डाल दिया है, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है, क्या वो भी मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ? ऑब्वियसली करेगा, है ना। जब डीएनए रेप्लिकेट करके बहुत सारी कॉपी बना रहा है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ साथ रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की उसके अंदर बन सकती है। इज इट पॉसिबल ना? सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर। सो यू कैन सी दैट द प्लाज्मिड एंड द बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द सेल्स। बैक्टीरियल सेल के अंदर वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनके अंदर ये पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ये है क्रोमोसोमल डीएनए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनको अपना रेप्लिकेशन करना है
डजंट बॉदर अबाउट द क्रोमोसोमल डीएनए। वो कब रेप्लिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट बॉदर। बैक्टीरियोफेज because of their high number per cell have very high copy number of their genome। तो जैसा कि हमने देखा कि ये अपने जीनोम की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। not many copies it will form, it has that power। क्या है, ये जीनोम की बहुत सारी कॉपीज उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बना देगा। some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell। यानी कि क्या कह रहा है, इस प्लाज्मिड की 1 या 2 कॉपीज बनेंगी, होंगी एक सेल के अंदर, ज्यादा नहीं होंगी। कुछ में आपको 15 से 100 कॉपीज मिल जाएंगी, है ना, इस प्लाज्मिड की 15 से 100 कॉपीज मिल सकती है सम टाइम, और बहुत कम होता है। बैक्टीरियोफेज अपना जो इसका जो जीनोम है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। ओके, now if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम इसमें एलियन डीएनए यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट का डीएनए है ना, उसे एलियन डीएनए बोलेंगे ना, इसके लिए एलियन है, तो ये अगर हम इसमें लगा दें, या इस बैक्टीरियोफेज में मैंने ये लगाया था, इसमें लगा दें, तो क्या क्यों ये हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज देगा, नहीं देगा, मल्टीपल कॉपीज, है ना, वही चीज कह रही है। वही इसमें कहा गया है, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। तो जितने प्लाज्मिड होंगे उतना ही हम जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके साथ साथ, तो जितने प्लाज्मिड होंगे उतना ही जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। बात समझ में आई वाली बात। तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड, यानी कि 2 प्लाज्मिड है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में तो 2 ही हुए, ठीक है। वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे। अब क्या बात हो रही है कि ये तो हो गया प्लाज्मिड जो नेचुरली इसमें प्रेजेंट है ना, लेकिन अब ऐसे वेक्टर्स बनाए जा रहे हैं। वेक्टर समझते हैं ना, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जा रहा है ना, जैसे मैंने बात की थी मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसको कौन लेके जाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लेके जाता है, तो जो ले जाने वाला है वो है वेक्टर। तो यहाँ पे जो वेक्टर है अब इस तरीके से बनाए गए हैं, उनको जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाया गया है कि वो हमें एक तो हमें फायदा मिल देते हैं कि लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि हम उसमें अपना फॉरेन डीएनए जो है उसमें लिंक कर सकते हैं। फॉरेन डीएनए मतलब या जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कह लीजिए या एलियन डीएनए कह लीजिए, है ना। एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखिए ये जो टर्म है, ए रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या ट्रांसफॉर्म्ड या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ये इनसे क्या मतलब है, क्योंकि अभी आप बार बार इस टर्म्स को सुनेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनका जरा मीनिंग देख लेते हैं। एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया है 3 इकोलाई बैक्टीरिया है, सपोज तीनों ही। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि सपोज इन इकोलाई में प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, बात समझ में, प्लाज्मिड अभी नहीं किसी में। अब क्या कर रहे हैं, हमारा ये प्लाज्मिड है, इसमें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। एक ये प्लाज्मिड है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच नहीं हो पाया, समझ में आई बात। तो ये तो हो जाएगा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्या ये आरडीएनए है, ये नहीं है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ही तो होगा, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट का डीएनए नहीं चिपका हुआ है। ये वाली बात समझ में आई। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है, और दूसरा वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब देखिए क्या मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जैसे ही हम इकोलाई में ये जो वेक्टर को हम इसमें भेज रहे हैं, है ना, ये प्लाज्मिड को भेज रहे हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जा रहा है, तो क्या सिचुएशन बनती है। देखिए 3 सिचुएशन बनेंगी। एक सिचुएशन ये है कि ये जा ही नहीं पाए, है ना, कोई भी प्लाज्मिड इसमें जा ही नहीं पाए, हो सकता है नहीं जा पाए, है ना। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये वाला नहीं जा पाए, ये चला जाए, ये वाला चला गया, ठीक है, इसके अंदर। तो एक सिचुएशन होगी जिसमें गया ही नहीं है कोई भी, ना तो रिकॉम्बिनेंट गया ना नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है, कोई सा भी नहीं गया। तीसरी सिचुएशन ये होगी कि भाई हमारा जो पसंद वाला है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जो है क्या कहते हैं, वेक्टर जो है जो प्लाज्मिड है वो लेके हमारा चला गया। तो अब इन तीनों के नाम कैसे रखे जाएंगे। ये तो बेटा हो गया नॉन ट्रांसफॉर्म, ये तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ,
नॉन ट्रांसफॉर्म और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों ही है। अभी दोबारा बताएंगे मैं इसको, नॉन ट्रांसफॉर्म और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये ना स्वेटिंग की वजह से मेरा ना पैन सही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो और ये जो सिचुएशन है इसमें आप देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्म तो हो गया है क्योंकि इसमें वेक्टर चला गया है, तो ये ट्रांसफॉर्म तो है, बट इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो इसमें ये जो गया है वेक्टर, क्या ये रिकॉम्बिनेंट था? नहीं था ना, रिकॉम्बिनेंट तो ये वाला है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। थर्ड वाली सिचुएशन क्या है, ये ट्रांसफॉर्म भी है और कैसा है, रिकॉम्बिनेंट भी है। बात क्लियर हो गई तीनों की? तो पहले हमें, अभी हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना हमारे रिजल्ट एक बार में सही आ जाएगा ना, गलत भी तो आते हैं कभी कभी, अंदर वेक्टर नहीं जा पाता है, कभी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसके संग अटैच नहीं हो पाता है, तो ऐसा कैसे वेक्टर चला जाता है बिना लिए उसे। कभी भाई बहुत कम चांस ऐसी होती है कि वो हमारा हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे लेके जा पाता है, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट, जो अब यूज हो रहे हैं वेक्टर्स वो इस तरीके से बनाए गए हैं दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, कि हम अपने जो इंटरेस्ट का डीएनए हम उस पर इजीली लिंक कर सकते हैं, तो और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और रिकॉम्बिनेंट्स को हम ये नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के वेक्टर बनाए गए हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। कुछ 2-3 हजार के बेस करके वेक्टर को बनाया गया है जिसका नाम है, आई शो दिस इज द इमेज गिवन इन योर एनसीईआरटी, इसका नाम है पीबीआर कैपिटल में है 322। तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड है ना, जो वेक्टर का काम करेगा, जो लेके जाएगा, प्लाज्मिड है। और बी आर जो है साइंटिस्ट का नाम है, बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज जिन्होंने इसको बनाया है। और 322 इसका ऑर्डर है विच इट वाज डेवलप्ड इन द लैब। तो ये 322 नंबर इसका ऑर्डर नंबर है कि पहले कौन सा बनाया है, फिर ये 320 नंबर वाला ये है, PBR 322। बहुत बढ़िया वेक्टर है, इसके पास वो सारी खासियत है जो हमें चाहिए, ठीक है। चलो इसे बता देते हैं पहले। अब देखिए ये जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर उसके पास क्या क्या ऐसा होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। पहली चीज, इसके पास ORI होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। भाई हमें इसमें अपना डीएनए लगाना है या हमें अपनी जीन लगानी है इसके अंदर, तो इसके पास वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी तो रीजन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए जो भी है, टी टी ए जी जी वट एवर द सीक्वेंसेस, ए टी टी जी सी सी, सपोज ये एक सीक्वेंस है जहाँ से ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। और भाई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन 4-5 नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात एक ही ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। और कई सारे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होंगे तो फिर वो डीएनए रेप्लिकेशन में दिक्कत होगी। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जो है इसमें एक ही होना चाहिए। ये हो गई इसकी साइट ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल अभी हम देखेंगे डिटेल में, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स वो साइट होती हैं जो एंटीबायोटिक बनाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ये साइट है, अभी हम पीबीआर 322 की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे ये साइट है। तो यहाँ पे क्या ऐसे सीक्वेंस है जो इसको यहाँ पे, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बना रहे हैं, यहाँ पे कोई कोडिंग सीक्वेंस है जो इसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बना रहा है, यानी कि इस पे टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसको कोई इस पे इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में से हम रख देंगे तो ये आराम से ग्रो कर सकता है क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा टेट्रासाइक्लिन का। दूसरा, इस पे एम्पिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस है जो इसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बनाता है। ओके, ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। फिर इसके पास एक और रीजन है जिसे बोलते हैं आरओपी। आरओपी की फुल फॉर्म मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ठीक है।
रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। ये ऐसी प्रोटीन्स को कोड करता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। ये ऐसी प्रोटीन बनाता है, ये आरओपी ऐसी प्रोटीन बना रहा है जो इस रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही है। और इसकी जो कॉपीज बन रही है ना वो एक लिमिटेड बन रही है। भाई एक सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज थोड़ी ना बननी चाहिए, लिमिटेड बननी चाहिए, तो वो भी ये मेंटेन रखेगा। ओके, रिप्रेसर ऑफ प्राइमरी, समझ में आई बात। अब आते हैं, ये जो लिखे हुए हैं ना बेटा, BAM H1 SAL H1 इको R1 CLA1 HIN3 PVU1 PST1, ये सब क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नेम तो उनकी साइट है। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स हैं। जैसे कि अब मैंने पिछले नंबर 2 में बात की थी, रिकॉग्निशन साइट वो सीक्वेंस होता है। सबको यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस लगा हुआ है, इकोलाई का हमने बताया ना, इकोलाई का सीक्वेंस, इकोलाई की देख लेते हैं। इकोलाई का क्या, GAA गाटक से हमने याद किया था TTC, है ना, तो यहाँ से भी GAA TTC होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे वो सीक्वेंस है जो इको R1 ढूंढती है, जो सीक्वेंस वो लगा हुआ है। समझ गए बात? वो सीक्वेंस यहाँ मिलेगा, इको R1 का सीक्वेंस यहाँ पे है। ऐसे ही BAM H1, BAM की फुल फॉर्म है बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेशियंस। बी फॉर बी लिया गया जीनस से, AM लिया गया स्पीशीज से। ये हमने कैसे नाम दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, वो हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये आ गई आपकी BAM H1, ठीक है। ये यहाँ पे ये बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेशियंस की जो है रिकॉग्निशन साइट है या रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, या क्लोनिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ से कट लगाएंगे, ये समझ में आएगी। अगर आप इस वाली एंजाइम को यूज करेंगे काटने के लिए, तो ये यहाँ पे कट लगा देगी इसको, क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन साइट यहीं पे है। दूसरी साल वन मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, इसकी रिकॉग्निशन साइट भी इसी के आसपास है, ठीक है, यहीं पे है। तो आप देख सकते हो BAM H1 और SAL1, इनकी जो रिकॉग्निशन साइट है कहाँ लाई कर रही है? जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, वहां पे ये इनकी रिकॉग्निशन साइट है। टेट्रामाइसिन, ओके, ये यहाँ पे है। इसका ये टेट्रामाइसिन जो एंटीबायोटिक बना रही है वो यहीं से तो बन रही है, यहीं पे तो कोडिंग सीक्वेंस है। और इसी कोडिंग सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि BAM H1 की भी रिकॉग्निशन साइट है, SAL1 की भी रिकॉग्निशन साइट है। यानी कि यहीं से कट लगाएंगी और हम अपना फॉरेन DNA यहीं पे जोड़ेंगे, यहाँ पे ही हमारा फॉरेन DNA चुकेगा, कट लगेगा तो, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के बाद ये दो रिकॉग्निशन साइट है, PST1 की और PBU1 की। PST1 और PBU1 क्या मतलब है? PST और PBU1, प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, ये हो गया PST, ओके। PST की फुल फॉर्म जो है प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, ये बैक्टीरिया है। एंड देन प्रोटियस वल्गैरिस, PBU की ये फुल फॉर्म है प्रोटियस वल्गैरिस। एस्केरिकिया कोलाई हम जानते हैं, कैरियोफेनोलेटम, ये CLA1, ओके। कैरियोफेलन C यहाँ से लिया है, L यहाँ से लिया है। फिर आया हिंद, H यहाँ से लिया है, IN यहाँ से लिया है, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो इन सब की रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ गिवन है यहाँ पे। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो ये जो है आर्टिफिशियली बनाया गया है, किसने बनाया है? किसने बनाया है? ये बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने, ठीक है। PBR का मतलब यही है, प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड बनाया है, ऐसा वेक्टर बनाया है जो कि जिसके पास बहुत सारी जो है रेजिस्टेंट साइट है, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है ये, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी है। अब भाई इकोलाई में ये रेजिस्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, नेचुरली वो रेजिस्टेंस नहीं होती है इन चीज़ों के लिए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होती है, इकोलाई के पास ये पावर नहीं होती है। तो हम ये उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें ही पावर आ जाएगी, तो जिंदा रह सकती है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे भी और एम्पिसिलिन में भी, है ना। चलिए ये वाली बात हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें पूरा वही दिया हुआ है जो मैंने बात करी थी, ठीक है, कि जो हमारा जो वेक्टर है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसकी खासियत होनी चाहिए। तो पहले मैंने बताया था उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब इसके पास ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो भी है AATT CC, ठीक है,
टी टी ए ए जी जी। तो ये ऐसा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो, यानी कि ये अपनी कॉपी बनाए, है ना। तो हम अपना सभी तो डीएनए इसमें लगाएंगे, हम अपना लिंक कर देंगे इससे, ये रेप्लिकेट करेगा तो हमारे साथ साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट करेगा। ये वाली बात हो गई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। अभी हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स भी पढ़े थे। इन एडिशन टू ओवरआई, ठीक है, ओवरआई तो होना चाहिए, उसके साथ साथ वेक्टर रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए which help in identifying and eliminating non-transformants। तो सिलेक्टेबल मार्कर हमें क्या करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, वो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे और हमें एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। अभी हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है बेटा, इसमें ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है, ना ही वो क्लास में गया है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। एक तो ये इसमें हेल्प करेंगे एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि देखिए इसमें जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टिविटी है इनके अंदर, तो भाई ये इनके अंदर जब जा रहे हैं तो इनको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, ये तो बच जाएंगे, ये तो जिंदा रहेंगे, लेकिन ये मर जाएगा, इसके पास तो है ही नहीं वो रेजिस्टेंट पावर, है ना। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नहीं है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacteria। Transformation क्या चीज है, ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम डीएनए का पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरिया में। तो ये हमारे लिए होस्ट बैक्टीरिया है, इसमें हमने अपना डीएनए को डाल दिया है। Normally the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, देखिए नाम दिए हुए एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन भी बोलते हैं इसको, क्लोरोफेनिकोल, ये सारी क्या है एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब क्या है antibiotics है, okay। Normally the genes encoding resistant to antibiotics are considered useful selectable markers for E. coli। तो ये जो है एंटीबायोटिक्स, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, समझ में आ रही बात, अभी और क्लियर हो जाएगा। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, यानी कि इनके बेस पे ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या ये नहीं है, या ये रिकॉम्बिनेंट है या ये नहीं है, इनके बेस पे ही हम पता लगा देंगे। तो नॉर्मल ई कोलाई में ये पावर नहीं होती है, डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली ई कोलाई के अंदर ये रेजिस्टिविटी नहीं है, रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो चीज क्लियर हो गई, सिलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए उसके पास, फिर है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसके पास, क्लोनिंग वाली साइट होनी चाहिए। So let's see. In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme. This is very important. क्लोनिंग साइट, अभी हमने बात की थी क्लोनिंग साइट की या रेस्ट्रिक्शन साइट की या रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो BAMH1 की ये है रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट, एक ही बात है बेटा, डोंट बी कंफ्यूज। रिकॉग्निशन साइट यानी कि ये ढूंढेगी कहाँ है बेटा, कहाँ वो सीक्वेंस मिला, इसको मिल गया, जहां मिल गया वहीं पे कट लगा देगी, वहीं पे हम अपना एलियन डीएनए घुसा सकते हैं। तो BAMH1 की ये है, SAL11 की ये है, ECO1 की ये है, ये सब देंगे। अभी हमने बात कर ली इसकी, है ना। तो भाई ये जरूरी है क्लोनिंग साइट। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक ही होनी चाहिए, BAMH1 की भाई एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए उसमें, प्लाज्मिड में कोई यही सी साइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ भी इसकी साइट है यहाँ भी इसकी साइट है, तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा, यहाँ भी कट लगा देगा, यहाँ भी कट लगा देगा, यहाँ भी कट लगा देगा, तो ये तो हमें टुकड़े टुकड़े मिल जाएंगे इस प्लाज्मिड में। एक ही होनी चाहिए, एक एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, बात समझ में आई। अब इको आर्गन की आप बात करो, इको आर्गन का भी बेटा एक ही साइट होनी चाहिए, एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, 4-5 नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आई। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments। बहुत सारी साइट होंगी तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जैसे मैंने ये बना दिए, which will complicate the gene cloning। भाई अब कहाँ पे फंसाओगे अपने जीन, यहाँ फंसाओगे, यहाँ फंसाओगे, यहाँ फंसाओगे, समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। The ligation of alien DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। अब जो लाइगेशन हो रहा है, मतलब जो हम एलियन डीएनए से चिपकाने वाले हैं,
उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, वो कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में होनी चाहिए। अभी हमने बात की थी बीएम और SAL1 की रिकॉग्निशन साइट कौन सी जगह पे थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट पे थी, है ना। और PVU और PST की साइट कहाँ पे थी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली साइट पे थी, है ना। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करेंगे, तो वहां होनी चाहिए, ठीक है। तो एलियन डीएनए को चिपकाने के लिए जो हमें जगह ढूंढनी है वो कहाँ होनी चाहिए? इट इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वहां होनी चाहिए, है ना। नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट। अब हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने अपना फॉरेन डीएनए BAMH1 साइट पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे BAMH1 साइट थी, यहाँ पे हमने लगा दिया, BAMH1 ने काटा वहां से और यहाँ पे हमने अपना फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए हमने लगा दिया। अब ये आपको पता है कि BAMH1 की और SAL1 की इनकी साइट कहाँ पे थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी की साइट पे तो थी। अब बेटा इसमें आप फॉरेन डीएनए डाल रहे हो तो अब ये क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी रहेगी? नहीं रहेगी भाई, उसका कोडिंग सीक्वेंस तोड़ दिया गया है, वो सीक्वेंस अब टूट गया है, वहां पे एलियन डीएनए इंसर्ट हो गया है। अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी उस वेक्टर की जो है हट गई है ना। अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन अभी भी वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया है, यहाँ पे हमने एलियन डीएनए नहीं डाला है, तो इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। अभी ये है एम्पिसिलिन पे, ये ग्रो कर सकता है, ये देख चुका। बात होगी क्लियर? ओके। तो BM site of tetracycline gene in PVR322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA। ये वाली बात समझ में आ गई? तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट मतलब इसमें हमने एलियन डीएनए डाल दिया ना, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ना। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या है? अपनी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी थी वो इसकी हो गई लूज, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने अपना इंसर्ट कर दिया फॉरेन डीएनए। But can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transforms on the tetracycline resistant medium। ठीक है, अभी ये हम कहानी सुनते हैं क्या है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। एक ये प्लेट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये बैक्टीरिया है, ये है, ये है, जो अभी हमने 3 लिए थे, ठीक है। इसमें ये वेक्टर, इसमें तो चलो नहीं गया है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमने ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जगह पे इसे इंसर्ट किया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हमने पहले इन बैक्टीरिया को कल्चर किया, ठीक है, कल्चर किया। अब इसमें जो हम कल्चर करेंगे, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये A, B और C, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, A, B, C, ए वाला तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे मीडियम, कौन सा मीडियम लिया है? यहाँ पे पहले हमने लिया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, है ना, क्योंकि एम्पिसिलिन इसके पास है, इसके पास तो दोनों ही है, क्योंकि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो इसमें ये तो दोनों पे ग्रो करेगा, ये वाला केवल एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी की जगह पे एलियन डीएनए हमने डाल दिया है, तो ये दोनों, ये नहीं करेगा, ठीक है। एम्पिसिलिन पे ये दोनों करेंगे, ये नहीं करेगा, है ना। तो पहले तो ये दोनों ग्रो करेंगे, ये एक केस हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग दूसरे पे कराएंगे, ये तो मर गया। अब इन दोनों को हम दूसरे पे ले जाएंगे, दूसरे पे क्या है? टेट्रा साइक्लिन एंटीबायोटिक। अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे क्या होगा? ये वाला डीएनए तो ये वाला बैक्टीरिया तो जिंदा रहेगा, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है बेचारा, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जगह पे लगा दिया था, वो मर जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सा? यही तो चाहिए, हमें ये चाहिए, ये जिंदा वाले नहीं चाहिए। वी वांट दिस ओनली, क्योंकि इनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हमने ये बैक्टीरिया जो मर गए हैं उनको ले लिया, ठीक है। इनको फिर से ग्रो कराएंगे, तो ये अपना डीएनए आगे कॉपी करेंगे। बात क्लियर है? नाउ यू कैन सी हियर the transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये एम्पिसिलिन पे ग्रो कर गए हैं, है ना। फिर उनको ट्रांसफर कर दिया है टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे, टेट्रासाइक्लिन पे कर दिया। नाउ द recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline। तो ये जो recombinant है,
ये वाला, ये यहाँ तो ग्रो करेगा बट इट विल नॉट ग्रो ओवर हियर। बात समझ में आ गई ये वाली बात। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ। लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, इसमें हमारा जीरो ऑफ इंटरेस्ट तो गया नहीं है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों पे ग्रो कर जाएगा, दोनों एंटीबायोटिक पे ग्रो कर जाएगा। इन दिस केस वन एंड, अब देखिए इस केस में एक एंटीबायोटिक, ये जो है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ये वाली तो हमें ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने में हेल्प कर रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो दूसरी वाली है, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinant। दूसरी है जो है टेट्रासाइक्लिन वाली, हमें हेल्प कर रही है इन फाइंडिंग द रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स फाइंड करने में हेल्प कर रही है, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो दोनों का अलग अलग रोल है। एम्पिसिलिन हमें ट्रांसफॉर्मेंट फाइंड करने में हेल्प कर रही है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये और ये नहीं है, ठीक है। और दूसरी वाली टेट्रासाइक्लिन विल हेल्प इन फाइंडिंग द रिकॉम्बिनेंट्स। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब दिक्कत क्या आती है, ये जो है बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स। क्योंकि इसमें हमें दो प्लेटिंग करनी है, एक तो एम्पिसिलिन की, एक टेट्रासाइक्लिन की। ओके, दोनों में डिफरेंट एंटीबायोटिक, मतलब एक में एम्पिसिलिन है, एक में टेट्रासाइक्लिन है। So therefore alternative selectable markers have been developed। तो भाई ये वाले selectable markers जो है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ये इतने अच्छे नहीं है क्योंकि हमें इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ रहा है। तो अब इसकी जगह पे दूसरा ऑल्टरनेट मेथड निकाला गया, वो ये था which is based on the which is on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। ठीक है, in this a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme। ओके, क्या हो रहा है कि ये एक और सपोज ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे इसके पास एक कोडिंग सीक्वेंस है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, और ये एंजाइम इसको ब्लू कलर देती है। तो ये हम जिस बैक्टीरिया में डाल देंगे उसको ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेगी, ठीक है। तो अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसी जगह पे इंसर्ट कर दें, यहाँ पे ही हमने से कट लगा के यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो अब इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बन रहा है, तो अब जो कॉलोनीज बनेगी वो उनमें कलर नहीं होगा, ठीक है, ब्लू कलर नहीं होगा, राइट। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी कि इंसर्ट करके हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। Presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये वाले जो बैक्टीरिया थे, चलिए दोबारा अपना लेती हूँ। देखो ये एक बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये है इसके पास ये जो कोडिंग सीक्वेंस है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। दूसरे केस में हमने इसी जगह पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस है वहां पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगी। तो ये जो कॉलोनीज अब ग्रो होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो ये इनमें कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होंगी, ठीक है, कोई कलर नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो है जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, ये वाली ब्लू कलर की होंगी। तो अब आप पता लगा सकते हो कि हमारे को तो कलरलेस वाली चाहिए क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसी में है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। इससे हम रिकॉम्बिनेंट वाला जो कॉलोनीज है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हो गई, इनको हमने निकाल दिया, इनको और ग्रो कराया, ठीक है, बात खत्म। अब आते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस और इसकी रेट्रोवायरस की बात करते हैं। ये है रेट्रोवायरस और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस है जो अपना एक टीआई प्लाज्मिड को प्लांट में एंटर करा देता है और उससे क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है, ऐसे ट्यूमर जैसे बन जाते हैं। तो नॉर्मल सेल जो होती है ना वो अब ट्यूमर बन गई। तो आप देख सकते हो ये ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं इस प्लांट में।
तो ये है बिकॉज ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, जिसने अपना पीआई प्लाज्मिड इसमें एंटर करा दिया है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स कैसे हो गए ट्यूमर सेल्स। ये है रिट्रोवायरस जिसके पास क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और इसका ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए, ठीक है। ये अपना आरएनए डाल देता है। आपको एचआईवी वायरस का पता है ना, एचआईवी वायरस इज अ रिट्रोवायरस जो कि आरएनए एंटर कराता है, फिर डीएनए बनता है ना, इसलिए इसको रिट्रोवायरस बोलते हैं। रिट्रो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन क्या करता है, एक पैथोजन है डायपर प्लांट्स का, ये अपना डिलीवर कर देता है एक पीस ऑफ डीएनए जिसको बोलते हैं टीडीएनए। ये टीडीएनए अपना डाल देता है प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में इसने अपना टीडीएनए को डाल दिया, ये डाल दिया टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स जो होती है ट्यूमर सेल बन जाती है, ठीक है। ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल। अब ये ट्यूमर सेल को डायरेक्ट करता है कि ये ऐसा केमिकल बनाती है जो उस पैथोजन के लिए जरूरी है, यानी कि उस बैक्टीरिया के लिए वो जरूरी है। तो ये ट्यूमर सेल ऐसा केमिकल बनाती है जो पैथोजन के लिए जरूरी होता है। ऐसे रिट्रोवायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, एड्स कॉज करते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, स्पेशली ना एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं रिट्रोवायरस। अब भाई यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का रोल आ गया, क्यों ना हम इनके थ्रू अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लांट में घुसवा दें, ठीक है। ये है बैक्टीरिया, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस, ठीक है। क्यों ना हम इसके अंदर ऐसा अपना जीन डाल दें जो हम चाहते हैं इस प्लांट में पहुंच जाए, ओके। वो इसमें जाने के बाद मल्टीपल कॉपीज बनेगी तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लांट में पहुंच जाएगा, ओके। ऐसे ही क्यों ना हम रिट्रोवायरस के थ्रू अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा दें, किसमें, एनिमल में कर सकते हैं ना रिट्रोवायरस के थ्रू, क्योंकि भाई ये इतना इन्फेक्ट करता है, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, अपना आरएनए डाल देता है, तो हम उस आरएनए कुछ लगा देंगे तो जोड़ देंगे तो वो भी तो चला जाएगा एनिमल में। पर करने से पहले हमें इनको डिसआर्म करना पड़ेगा, वरना तो इन्फेक्शन हो जाएगा भाई। इनको इनके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, डिसआर्म करना पड़ेगा, है ना। डिसआर्म होते हैं, डिसआर्म होते हैं, ऐसे कुछ है, ओके। अब देखते हैं एक बार। मैं क्या बता रही थी, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन इन द यूकैरियोटिक होस्ट। ये तो फालतू की बातें हैं। देखिए द ट्यूमर इंड्यूसिंग पीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन हैज नाउ बीन मॉडिफाइड। अब इसको आप देख सकते हो, इसको मॉडिफाई किया गया, इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया इसको, which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants. Similarly, retrovirus have also been disarmed. हाँ, disarmed ही बोलते, ठीक है। disarm कर दिया मतलब उसको तहस नहस कर दिया भाई। अब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो भाई डिसआर्म कर दिया, इसको भी डिसआर्म कर दिया, इसको भी डिसआर्म कर दिया, इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया और ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, ये पहुंच गया हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके इस प्लांट में। तो इस प्लांट में जो भी हम जानना चाहते हैं कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए या ये हाई टेम्परेचर पे रह ले, जो भी है, जो भी हम इंटरेस्ट का इसमें डालना चाह रहे हैं कि हाई यील्ड दे हमें, तो हम इसके थ्रू वो पहुंचा सकते हैं, है ना। पर उससे पहले इसे हमें डिसआर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर, और सब कुछ नहीं है। तो ये जाके वहाँ पे क्या करेगा, वेयर इट मल्टीप्लाइज एंड मेक्स मेनी कॉपीज ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। So this is all for today. Thank you for watching.